Hello students, I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology, that is more than a subject. We are just proceeding in the next chapter as we have discussed in the previous session that strategies for enhancement of food production. What strategies can we make for enhancement in food production? फूड प्रोडक्शन में इन्हेंसमेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या नीड है, ये हम लोग ने प्रीवियस सेशन में इसको डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ें, और मैंने आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में भी बता दिया था कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या होता है और उसको हम कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू आर मतलब जस्ट फीलिंग, इफ़ यू दैट टॉपिक यू जस्ट फील इट दैट इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द डेयरी फार्म, व्हाट द थिंग्स यू मतलब व्हाट आर द नेसेसिटीज़, उसकी नेसेसिटीज़ क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड हाउ यू कैन अप्लाई योर नॉलेज, वट एवर नॉलेज यू आर गेनिंग फ्रॉम द बायोलॉजी बाई स्टडिंग बायोलॉजी, दैट हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट, उसको कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह से आपको बताया था। ये एक डेटा दिया था कि किस तरह से इतना ज़्यादा लाइव स्टॉक होने के बाद भी, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ लाइव स्टॉक बट द प्रोडक्शन इज़ लो, जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वैसे तो बहुत सारे कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं, लेकिन अगर हम कन्वेंशनल मेथड पे ही डिपेंड होंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो, कन्वेंशनल मेथड टीचिंग का क्या था, वो ब्लैक बोर्ड और चौक और क्लासेस में बच्चे बैठे हों। इस टाइम क्या है भाई, इनोवेटिव अगर टेक्निक्स ना होती, टेक्नोलॉजी ना होती, हम टेक्नो सेवी ना होते तो कैसी क्लासेस चल पाती, हम कैसे आपको गाइड कर पाते, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कन्वेंशनल मेथड इज़ गुड। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कन्वेंशनल मेथड अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारा जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ सके, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस डेयरी फार्म मैनेजमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी, फॉडर वगैरह के बारे में बता दिया था, ठीक है। उसके बाद कुछ डिजीज़ेज़ के बारे में बता दिया था कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं कैटल्स को, ठीक है, और हम इन कैटल को अगर कोई डिजीज़ है तो उसको कैसे उसको डील करेंगे, ठीक है। नॉट ओनली इन डेयरी फार्म, इफ़ यू आर हैविंग ओनली 1 or 2 काउ, ओनली 1 or 2 बफेलो, देन यू कैन आल्सो डू द सेम थिंग। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हो तभी इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। अगर वो भी तो एनिमल्स है ना, हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, और एनिमल्स को वैसे भी हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। अब देखो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, सब लोगों ने पोल्ट्री फार्म सुना होगा, ठीक है। आप लोग बताओगे मेरे से कि कितने लोग एग खाते हैं, कितने लोग मीट खाते हैं। भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, और मतलब आई लाइक दैट वेजिटेरियन फूड, बट लेकिन बहुत लोगों को ठीक है दैट इज़ एग पसंद है, ठीक है, मीट भी खाते हैं। तो देखो पोल्ट्री फार्म में जो लोग चिकन के मतलब चिकन खाते हैं, जो लोग एग खाते हैं, तो देखो एक तो होता है देसी, मतलब जो देसी चिकन वेराइटी होती है, ठीक है, उससे जो हमें एग मिलता है वो उतनी रिक्वायरमेंट में, मतलब उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल सकता है। आप देख रहे हो कि कितनी एग की कंजम्पशन है, कितना एग का कंजम्पशन है, बहुत ज़्यादा है। कितना चिकन मीट का कंजप्शन है, बहुत ज़्यादा है। तो उतनी जो हमारी जो डिमांड है ना, दैट कैन नॉट बी फुलफ़िल, वो फुलफ़िल नहीं हो सकती अगर हम नॉर्मल केवल मतलब नॉर्मल जो वेराइटीज़ हैं अगर उनको यूज़ करें। तो इसीलिए देयर इज़ ए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री देखो, जहाँ पे भी पोल्ट्री ये वर्ड है उसका मतलब ये होता है, यहाँ पे क्या है, उसका मतलब बर्ड से है। मतलब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट किसको बता रहा है, बर्ड को बता रहा है। फार्म तो है ही है, तो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि फार्म का मतलब क्या होता है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट जैसे हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं, ऐसे कुछ स्टेप्स हमें पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में भी करने होंगे। तो पोल्ट्री फार्म में हम क्या रियर करते हैं, बर्ड्स को रियर करते हैं, डोमेस्टिकेटेड फूल, ठीक है, फाउल, जैसे चिकन हैं, डक्स हैं, गीज़ हैं, टर्की हैं, और भी बहुत सारी वेराइटीज़ जैसे पिजन है, इनको हम रियर कर सकते हैं। क्यों रियर करते हैं भाई, क्योंकि ये हमें प्रोडक्ट देती है। क्या क्या प्रोडक्ट देती हैं, मीट और एग, ठीक है। तो द टर्म पोल्ट्री इज़ ऑफन यूज टू फाउल्स, मतलब बर्ड की तरह हम इसको बर्ड से इंडिकेट कर सकते हैं कि बर्ड का मतलब क्या होता है, पोल्ट्री, ठीक है। पोल्ट्री जहाँ पे हम बर्ड को रियर कर रहे हैं। पोल्ट्री बर्ड एक्सक्लूसिवली ग्रोन ऑन फॉर मीट। देखो जितने भी पोल्ट्री फार्म होते हैं ना, मोस्टली उनको हम मीट के लिए ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको हम ब्रॉयलर्स बुलाते हैं। जो आपने छोटे छोटे जो चिकन्स देखे होंगे जो मार्केट में बिकते हैं, ठीक है, उनके जो फार्म मैनेजमेंट मतलब जो जिसके लिए हम फार्म मैनेजमेंट करते हैं, उनको ब्रॉयलर्स बुलाते हैं।
एक्चुअली इनको केवल मीट के लिए ग्रो ही किया जाता है। इनके लिए जो फॉडर आता है वो भी स्पेसिफिक टाइप का आता है, नॉर्मल मतलब ऐसे नहीं कुछ दे सकते, ठीक है। जो इसका साइंटिफिक नेम है प्लाईमाउथ रोग। उसके बाद एक होते हैं लेयर्स होते हैं, लेयर्स आप बुला सकते हो। लेयर्स क्या करते हैं, एग ले करते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसी वैरायटी है जो एग ले करती है। आपने रिप्रोडक्शन जब मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर, तो वहाँ पे बताया था कि जो पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स होती हैं उनसे जो एग प्रोड्यूस होता है दैट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन से एग प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर फर्टिलाइजेशन से एग का प्रोडक्शन होगा तो दैट कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग। जितनी एग की डिमांड है ना उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो ही नहीं पाएगी। तो आपने मार्केट में जो लोग एग खाते हैं उनको पता होगा कि मार्केट में जाते हैं तो एक देसी एग होता है और एक ऐसे नॉर्मल जो बिकता है, ठीक है। तो देसी एग कम मिलता है, महंगा भी होता है। जिनके यहाँ अगर मतलब ये चिकन्स उनके यहाँ पाले जाते होंगे, रियर किए जाते होंगे, डोमेस्टिकेशन होगा उसका, तो उनको वो एग मिलता रहता है। लेकिन उस एग से क्योंकि उसमें बेबीज़ भी होते हैं, ठीक है। ये जो एग प्रोड्यूस होता है पोल्ट्री फार्म में लेयरर्स के थ्रू, ये वैरायटी होती है इन बर्ड की, ठीक है। तो ये क्या होती है, विदाउट रिप्रोडक्शन होती हैं। जैसे काऊ से मिल्क प्रोड्यूस होता है वैसे ही हम कह सकते हैं कि लेयरर से क्या प्रोड्यूस होता है, एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पोल्ट्री फार्म समझ में आ गया कि पोल्ट्री फार्म क्या होता है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। देखो मैनेजमेंट आप डेयरी फार्म पढ़ चुके हो इसलिए बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करोगे भाई, शेल्टर मैनेजमेंट करोगे, सब लोग को पता है शेल्टर कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्ड्स होती हैं, एरिया कम होता है, तो उनको थोड़ा सा हम गैप करके करें, ठीक है। काफ़ी ध्यान देना होता है पोल्ट्री फार्म में। जैसे अगर मान लो कोई भी अगर बर्ड जो है वो इन्फेक्टेड हो गई, उसको इमीडिएटली उनको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो डर्टीनेस यहाँ पे ज़्यादा होती है। अगर डेयरी फार्म में देखें तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती, वहाँ पे उतने ज़्यादा वेस्टेज नहीं प्रोड्यूस होते। लेकिन ये जो बर्ड्स होती हैं, आपने देखा होगा बर्ड्स जो है वो पैलेट फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में इजेशन करती हैं, मतलब एक्सक्रीशन करती हैं। तो उससे ना गंदगी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्लीनिनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। इस पर काफ़ी ध्यान देना होता है। उसके बाद ब्रीड मैनेजमेंट पता है आपको, बहुत सारी हम इम्प्रूव वैरायटी का यूज़ करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में देखना आप, तो एक चिकन की एक इम्प्रूव वैरायटी का नाम लिखा होगा लेगहॉर्न, ठीक है। आज एनसीईआरटी में देखना तो उसमें जो इम्प्रूव वैरायटी है चिकन की दैट इज़ नोन एज लेगहॉर्न, ठीक है। तो लेगहॉर्न एक क्या है, इम्प्रूव वैरायटी। तो मोस्टली हम इम्प्रूव वैरायटी का यूज़ करते हैं जिससे डिजीज़ जल्दी ना लगें, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा रहे। फॉडर मैनेजमेंट आपको पता है, हम डिफरेंट टाइप के जो सीड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स होते हैं उनको देते हैं, वो फॉडर मैनेजमेंट में आ जाएगा। केयर फॉर बर्ड्स, भाई अगर कोई डिजीज़ेज़ हैं तो कोई डिज़ीज़ किसी को हो गई तो उसको आइसोलेट करना, डॉक्टर्स के विज़िट करते रहना, डिसइंफेक्टेंट का इन्फेक्शन मतलब स्प्रे करते रहना, ये सारी चीज़ें हम बर्ड्स की केयर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उनको प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशन प्रोवाइड कराना, प्रॉपर वाटर प्रोवाइड कराना, सारी चीज़ें इसमें केयर में आ जाएंगी। देखो यहाँ पे भी मैंने कुछ डिजीज़ेस के बारे में लगा दिया है। जैसे वायरल डिजीज़ अगर होती है तो उसको बोलते हैं फाउल फॉक्स, रानीखेत रानीखेत एक जगह के भी नाम है ना, तो याद रहेगा रानीखेत। और एक बर्ड फ्लू, सब लोग को पता है ना, बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा था, तो लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल फाउल कॉलेरा होता है, कोराइज़ा होता है, और फंगल से भी डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं माइकोसिस। तो ये तो आपके सिलेबस में है नहीं वैसे, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन यू शुड नो कि व्हाट आर द डिजीज़ेस फॉर द दिस मतलब डीज फाउल, मतलब पोल्ट्री में कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि कौन सा वायरस था जो बर्ड फ्लू काज करता था। दो टाइप के फ्लू थे ना, एक स्वाइन फ्लू और एक बर्ड फ्लू। तो सब लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि नेम द वायरस विच कॉज बर्ड फ्लू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अब देखो हमने दो मैनेजमेंट पढ़ लिया, एक तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ लिया और दूसरा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब देखो बार बार हम ब्रीड की बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ब्रीड का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर हम ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में स्पीसीज सेम है लेकिन ब्रीड अलग अलग है। जैसे हमें देखें तो हम अपने जैसे ही दिखते हैं भाई, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाइनीज़ को देखो, ठीक है, कैसे आँखें होती हैं, नेपालीज़ को देखो, जापानीज़ को देखो, तो अलग अलग होते हैं नहीं होते। तो हम कह सकते हैं ये ब्रीड क्या है, अलग अलग है,
ठीक है, हमारी वैरायटी, हमारी ब्रीड क्या है, अलग अलग है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन अगर इंडिया से चाइना में चला गया तो उसके जो बेबीज़ होते हैं वो थोड़े थोड़े चाइनीज़ लगने लगते हैं, ठीक है, जापानीज़ लगने लगते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ब्रीड का मतलब समझ सकते हैं कि ब्रीड क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, इतनी देर से ब्रीड ब्रीड कर रहे हैं, तो ब्रीड डेवलप कैसे कर सकते हैं। ये देखो, एनिमल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग पता है ना आपको, रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग मतलब क्या है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन से, कि भाई अगर हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करा सकते हैं एनिमल ब्रीडिंग में, और क्यों कराते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, देखो किसी भी कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है, ठीक है, कि उसका हम मतलब उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसका एनिमल ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें नई वेराइटी डेवलप करें। नई वैरायटी क्यों डेवलप करें भाई, नई वैरायटी डेवलप करेंगे तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अगर देसी वैरायटी पे ही डिपेंड रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन तो बहुत ही कम रहेगा। और वो प्रोडक्शन चलो हमारे लिए ठीक है, इंडिविजुअल के लिए चलो ठीक है, लोग कहते हैं देसी काऊ है बढ़िया है, ठीक है, लेकिन क्या अगर उसका कॉमर्शलाइजेशन करना हो तो क्या वो ब्रीड मतलब सफिशिएंट है, नहीं है। इसीलिए हम ब्रीड क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव कैसे करते हैं, उनको रिप्रोडक्शन करा के। जैसे आपने डॉग्स की, आप अपने स्ट्रीट में देखते होगे बहुत सारे डॉग्स देखते हैं, तो मोस्टली आपको देसी डॉग दिखते हैं, लेकिन कभी कभी देसी डॉग में ही आपको कोई एक डॉग दिखता है तो हम लोग कहते हो कि अरे यार ये तो बहुत मतलब देसी में ही बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत सही है। तो होता क्या है कि हो सकता है कि उस देसी डॉग की जो ब्रीडिंग है वो किसी मतलब दूसरी वैरायटी के साथ हो गई हो। आप डॉग में बहुत सारी वैरायटीज़ देख सकते हो, तो ये किसका रिजल्ट है, ये ब्रीडिंग का रिजल्ट है। कभी कभी दो डिफरेंट डॉग्स की वैरायटी को ब्रीड करके एक नई ब्रीड बना सकते हैं। वो नई ब्रीड होती है, वो देखने में भी काफ़ी मतलब डेंजरस लगता है, कभी कभी सुंदर ब्रीड भी बनाते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो एनिमल ब्रीडिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक तो प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्शन को क्या करना, बढ़ाना, ठीक है, जिससे हमें जो भी एनिमल मिले उनका प्रोड्यूस मतलब उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और दूसरा डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, ठीक है, उनको जल्दी से डिजीज़ ना लगे, ठीक है, डिजीज़ ना हो, नो डिजीज़, क्लियर है। तो ये दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनिमल ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग इज़ प्रोड्यूसिंग इम्प्रूव ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बाई इम्प्रूविंग दियर जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब वही तो भाई, जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो दो डिफरेंट पेरेंट के जीनोटाइप मिल रहे हैं ना, जीनोटाइप मतलब उनके जीन्स, ठीक है, उनके जो सेल्स हैं, उनके जो डीएनए हैं वो मिल रहे हैं ना, थ्रू सेलेक्टिव मेटिंग। सेलेक्टिव मतलब हम सेलेक्ट करते हैं, ये थोड़ा ना कि अच्छा आओ आओ तुमने आओ तुम्हें दूसरे किसी से भी ब्रीड कराने, ठीक है, उसमें हम सिलेक्शन करेंगे ना, देखेंगे। जैसे आप क्या करते हो कि जैसे कपड़े का सिलेक्शन करते हो, कपड़े की ब्रीडिंग भी होती है। कैसे ब्रीडिंग होती है, आप जीन्स किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लेते हो, शर्ट किसी और ब्रांड के लेते हो, शूज़ लेते हो, तो आप कर क्या रहे हो, तीनों को मिला रहे हो ना, तीनों को मिला के आप एकदम हैंडसम और ब्यूटीफुल हो जाते हो। ऐसे ही ब्रीडिंग में भी क्या करते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उनको सिलेक्शन करने के बाद उनको हम क्या कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो देर आर टू टाइप ऑफ ब्रीडिंग, दो टाइप की ब्रीडिंग होती है। एक होती है इन ब्रीडिंग, नाम से ही पता लग रहा है इन ब्रीडिंग, ठीक है, और एक होती है आउट ब्रीडिंग। अब समझेंगे इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या है। इन ब्रीडिंग का मतलब ये नहीं कि घर के मतलब अपने फार्म में करा लिया, आउट ब्रीडिंग मतलब जाके कहीं जंगल में करा दिया, ठीक है। अब देखते हैं इन ब्रीडिंग क्या होती है। देखो, इन ब्रीडिंग मतलब होता है कि अगर आप सेम ब्रीड में करा रहे हो, ठीक है, जैसे आपके आपके एरिया में जो देसी वैरायटी है, देसी काऊ, देसी बुल, ठीक है, उनको अगर ब्रीडिंग करा रहे हो तो वो क्या हो सकते हैं, इन ब्रीडिंग हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इन ब्रीडिंग पे। देखो, इन ब्रीडिंग में क्या होगा कि हमेशा हम व्हेन ब्रीडिंग इज़ बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, ब्रीड सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन उन फॉर 4 to 6 जनरेशन, ठीक है, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। हम ब्रीड नहीं चेंज करेंगे, जैसे देसी अगर बुल लिया है तो देसी काऊ भी लेंगे, देसी काऊ लिया है देसी बुल भी लेंगे, लेकिन उनकी ब्रीड नहीं चेंज करेंगे। और कितने जनरेशन तक ये कराते हैं, 4 to 6 जनरेशन तक कराते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड इन ब्रीडिंग। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इट मे बी एक्सप्लेन बाई टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ काउज एंड बुल्स, ठीक है। काऊ और बुल का एग्जाम्पल लेके हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखो, सुपीरियर काऊ, इसमें हम क्या लेते हैं, सुपीरियर काऊ। अब सुपीरियर काऊ का मतलब क्या हुआ, कैसे पहचानेंगे कि कोई कोई काऊ सुपीरियर है। अगर उसका मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो सुपीरियर है। जैसे मान लो आपके आपके गली में, आपके गांव में 10 या 12 देसी वैरायटी आपने सेलेक्ट कर ली। 10 या 12 देसी वैरायटी, देसी काऊ की वैरायटी सेलेक्ट करने के बाद जब उनका आप मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो देख रहे हो, उनको कंपेयर कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि हाँ, एक काऊ या दो काऊ ऐसे मिली जिनका प्रोडक्शन और के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, उनको सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है, कि ये हमारी ब्रीडिंग के लिए अच्छी रहेंगी, इनके जो कैरेक्टर है हम दूसरे काऊ में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है। और सुपीरियर बुल का मतलब क्या होगा कि सुपीरियर बुल विल बी एबल टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड प्रोजेनी, मतलब उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी कि वो डिज़ायर्ड प्रोजेनी को प्रोड्यूस करे। वो कैसे पता लगाएंगे कि अगर देसी बुल की जो जनरेशन है, पहले की जनरेशन है, उसको अगर देखेंगे कि ये बुल कैसे फॉर्म हुआ, किस काऊ से फॉर्म हुआ है, तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो सुपीरियर मेल का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, सुपीरियर काऊ मतलब यहाँ पे मेल का मतलब यहाँ पे बुल हो गया, मैंने मेल लिख दिया है, ठीक है, तो कॉमन वर्ड हो गया। इज़ दैट बुल विच गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी, ऐसा बुल जो सुपीरियर प्रोजेनी प्रोड्यूस करे। अब सुपीरियर प्रोजेनी कैसे प्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रीवियस जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं या ब्रीडिंग करा के देख भी सकते हैं ना, ब्रीडिंग करा के देख लेंगे, क्या जाता है कि अगर अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है तो उस बुल को रख लेंगे, हाँ भैया ये अच्छा है, इससे हम ब्रीडिंग करा पाएंगे, ठीक है। और सुपीरियर फीमेल में जैसे मैं अभी बताया कि लैक्टेशन उनका ज़्यादा होगा, मिल्क पर लैक्टेशन ज़्यादा होगा। तो क्लियर हो गया कि अगर जब भी हम इन ब्रीडिंग कराने जा रहे हैं तो पहले ध्यान देंगे ब्रीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कितने जनरेशन तक, 4 to 6 जनरेशन तक, 4 to 6 जनरेशन तक उसकी ब्रीडिंग भी कराते हैं, ठीक है। और इसमें जो सिलेक्शन करते हैं वो किसका करते हैं, सुपीरियर काऊ और सुपीरियर बुल का। सुपीरियर काऊ के क्या मतलब फ़ीचर होने चाहिए, सुपीरियर बुल के क्या फ़ीचर होने चाहिए, मैंने बता दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टेप्स ऑफ ब्रीडिंग। सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे भाई, सिलेक्शन करेंगे ना कि ब्रीडिंग मतलब वो जो वैरायटी है वो डिज़ायर्ड है कि नहीं है। ऐसे थोड़ा ना कि किसी को भी ले लियो, ब्रीडिंग करा दिया, हाँ हो गया ब्रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन जैसे अभी मैंने बताया ना, उनको हम एनालिसिस करेंगे उनकी, ठीक है, उनको देखेंगे, उनके कैरेक्टर्स पहचानेंगे कि डिज़ायर्ड कैरेक्टर है कि नहीं है। डिज़ायर्ड क्या है हमारे लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और डिज़ीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद मीटिंग करा देंगे दोनों की, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मेल मिलना मुश्किल होता है, तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प ले सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ भी रखा है, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। अब आ जाओ इवेल्युएशन पे। अभी इवेल्युएशन वो कॉपी वाले इवेल्युएशन नहीं है। इवेल्युएशन मतलब क्या होता है कि उसको एनालाइज करना, उसको चेक करना, ठीक है, उसको जानना उसके बारे में। तो जो भी प्रोजेनी आपको इन ब्रीडिंग से मिलेगी उसको आप क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है, कि मेटिंग के बाद जो भी मतलब जो भी प्रोजेनी मिली है क्या उसके अंदर हमारे डिज़ायर्ड ट्रेट हैं कि नहीं है, ठीक है। जो सुपीरियर मेल और फीमेल में हमने ब्रीडिंग करा दी है, ठीक है, कि उसमें डिज़ायर ट्रेट है कि नहीं है। अगर है तो उसको और आगे ब्रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे, फर्दर मेटिंग कराएंगे, समझ में। तो प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम सच मेटिंग आर इवेल्युएटेड एंड सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स आर आइडेंटिफाइड फॉर फर्दर मेटिंग, फिर वो आगे के लिए उनको यूज़ कर पाएंगे। समझ में आ गया। तो ये हो गया स्टेप्स ऑफ इन ब्रीडिंग, क्लियर है, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग समझ में आ गया। ये सबसे मतलब पुराना मेथड इन ब्रीडिंग लोग ऐसे भी कराते हैं, ठीक है। विलेज वगैरह में आपने देखा होगा कि काउज और बुल्स का जो है मेटिंग कराते हैं, खुद से भी हो जाती है, कभी कभी नेचुरल भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कंट्रोल, मतलब वो उसको रोकते हैं कि हर एक बुल से उसको मतलब क्रॉस नहीं कराने देते, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे कि इनकी एडवांटेज क्या होती है और डिसएडवांटेजेस क्या होती है, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं कि इनके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो, एडवांटेज है कि इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी का मतलब होता है प्योर। जैसे जैसे हम दो सुपीरियर मेल और फीमेल को रिप्रोड्यूस कराएंगे तो हमें प्योर वैरायटी मिलेगी, समझ, उसको बोलते हैं होमोजाइगोसिटी। इसीलिए कभी कभी लिखा होगा प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब प्योर वैरायटी जैसे प्रोड्यूस होती जाएगी, ठीक है। जैसे आप जो दो सेम ब्रीड को जब रिप्रोड्यूस कराएंगे तो उनके अंदर जो भी सुपीरियर क्वालिटी होगी वो धीरे धीरे उनके प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होने लगेगी, ठीक है। तो क्योंकि और धीरे धीरे वो प्योर होने लगेगा। अगर उनके अंदर कोई हाइब्रिड कैरेक्टर भी होगा तो वो धीरे धीरे आगे जाके प्योर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं हम क्या, होमोजाइगोसिटी। तो जब भी इन ब्रीडिंग होगी तो उससे क्या बढ़ेगी, होमोजाइगोसिटी, मतलब प्योर लाइन बढ़ेगी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेके समझ लो, जैसे मान लो आपने दो कोई चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, उनके अंदर डिफरेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको आपने मिलाने लगे तो होगा क्या कि उनके जो मतलब प्योर कैरेक्टर हैं वो धीरे धीरे उनके प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो प्योर कैरेक्टर मतलब नॉर्मली जो कैरेक्टर है उनका जो प्रोजेनी में कलेक्ट होने को ही क्या बुलाते हैं, होमोजाइगोसिटी बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इन ब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन।
जब इन ब्रीडिंग आप कराओगे ना बार बार, तो जितने भी कुछ ऐसे आपको एनिमल्स उसमें मिलेंगे जिनमें हार्मफुल जीन आ जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना कि ब्रीडिंग कराओगे हार्मफुल जीन में बोलेगा हम भैया यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है। वो एनिमल के अंदर देखने को मिलेगा। जब एनिमल आप प्रोड्यूस होगा, मतलब जो बेबीज़ उससे प्रोड्यूस होंगे, उन पे आप देखोगे, जब वो बड़े होंगे तो उनको देखोगे कि इसमें तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, तो उसको अलग हटा दोगे। ठीक है, जो अच्छा होता जाएगा उसको आगे बढ़ाते जाओगे, जो ख़राब होगा उसको क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो जो हार्मफुल जीन्स है वो अपने आप को एक्सपोज करने लगते हैं और उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। फिर जो सुपीरियर ट्रेट्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, वो इकट्ठा होते रहते हैं। समझ में? मतलब हम जो है, जो अनडिज़ायर्ड ट्रेट, अनडिज़ायर्ड एनिमल्स हैं, उनको रेस से हटा देते हैं। अब उनको ब्रीडिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कराते। जो डिज़ायर ट्रेट वाले हैं उनको बार बार ब्रीडिंग कराते रहते हैं, एक्यूमुलेशन होता रहता है सुपीरियर जीन्स का। तो ये 3 एडवांटेज हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, होमोजाइगोसिटी समझ में आ गया। देखो, होमोजाइगोसिटी अगर आपने वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होता है तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही ना होती। ठीक है, तो होमोजाइगोसिटी जैसे आपने 10th में पढ़ा है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 10th में आपने कैपिटल टी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, पढ़ा है सबने। इसको क्या बुलाते थे? प्योर बुलाते थे कि नहीं बुलाते थे? और कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या बुलाते थे? हाइब्रिड बुलाते थे। तो अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर हम रिप्रोड्यूस कराते थे तो आगे जाके वो प्योर हो जाता था कि नहीं हो जाता था? ऐसे बस यही तो है होमोजाइगोसिटी। अगर कैपिटल टी है तो ये क्या है? होमोजाइगोसिटी है। क्लियर है? ठीक है, और जो अनडिज़ायर्ड जीन्स होते हैं वो अलग होते चले जाते हैं, एनिमल्स में आने लगते हैं, हम उनको हटा देते हैं रेस से। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर इनब्रीडिंग कंटिन्यूएशन में रहा, बार बार आप इनब्रीडिंग करा रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो उनकी फर्टिलिटी होगी और जो उनकी प्रोडक्टिविटी होगी वो दोनों कम होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी, डिक्रीज़ होने लगेगी। और इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये वाला डिप्रेशन नहीं है जो लोगों को हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे है। यहाँ पे भी वही है। डिप्रेशन में क्या होता है, लोगों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, जो काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, बेचारे हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। तो अगर किसी एनिमल को बार बार हम इनब्रीडिंग करा रहे हैं तो क्या होगा, उनकी जो फर्टिलिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो दोनों क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसी को क्या बुलाते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो आज इस क्लास में इनब्रीडिंग समझ में आ गया। इनब्रीडिंग के एडवांटेजेस भी मैंने बता दी और डिसएडवांटेजेस भी बता दी। ठीक है, और इसी डिसएडवांटेजेस की वजह से वी विल स्टडी अनदर टाइप ऑफ ब्रीडिंग, दैट इज़ आउट ब्रीडिंग। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और होप सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, खूब अच्छे से समझिए और खूब अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलो मैं सेशन को कंप्लीट करता हूँ। होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम। बहुत अच्छे से रहिए, योगा करते रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए और बायोलॉजी पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।